यकीन ही नहीं हो रहा ये सब कुछ कैसे हो गया। अचानक हमारे परिवार को किसकी भूल नजर लग गई। न जाने अब कहाँ होगी, किस हाल में होगी हमारी बेटी। किसी नाजुक हालत में अगर उसे कुछ नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए, हमारी पल्लवी को कुछ नहीं होगा। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा कि ऐसी कौन सी गलती हो गई हमारी पल्लवी से जो आज हमारी जवान बेटी के बारे में ऐसी खबर सुननी पड़ रही है। समझे जी, उसने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया है, ना ही उसने कोई ऐसा काम किया जिसके वजह से हमारे परिवार में कभी किसी तरह का टेंशन हुआ कभी। लेकिन आज यकायक इतना बड़ा हादसा, ये भगवान। दामाद जी, आखिर बात क्या है दामाद जी? बोलिए ना, बोलिए दामाद जी, बोलिए, कुछ बोलिए दामाद जी, आखिर बात क्या है दामाद जी? बोलिए, बोलिए दामाद जी। एक मिनट अंकल जी, माफ कीजिए, इसमें मेरे भाई की क्या गलती है? भाभी के गुमशुदा होने का दुख जितना आप लोगों को है उतना हमें भी है। उनका ही अचानक गायब हो जाना हमारे खानदान के लिए भी तो शर्म की बात है। जिस दिन से भाभी इस घर में शादी करके आई है वो कितना खुश रहती है हम सब ने देखा है। और भाई भी तो कितना प्यार करते हैं भाभी से। भाई ने तो रानी बना के रखा है भाभी को, और आप उन्हीं पे ब्लेम कर रहे हो। हाँ तो ऐसा थोड़ा ही किया है, हमने भी तो हमारी फूल से बच्ची आपके घर में इसलिए दी ताकि वो हमेशा खुश रहे। और जमाई राजा का कर्तव्य था कि पल्लवी का अच्छी तरह से ख्याल रखे, खास करके उन दिनों जब वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली। पल्लवी गुम हो गई, इसमें आपका क्या नुकसान हुआ ये हमको पता नहीं, लेकिन जब तक हमारी बच्ची वापस नहीं आती तब तक हम में से कोई शांत नहीं बैठेगा। सही कहा मामा जी आपने। और आज आप लोग का क्या नुकसान हुआ है ना, वो तो मुझे नहीं पता, पर हमने क्या खोया है उसका तो आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। और जीजू, आप ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी दीदी को सही सलामत घर लेके आओ। और जब तक मेरी दीदी घर नहीं आ जाती ना, तब तक हम में से भी कोई शायद नहीं बटेगा। आपको साहब ने बाहर बुलाया, चलिए। आप चलिए, मैं आता हूँ। जी साहब, तो आप हैं रमन दीक्षित? आइए। देखिए रमन जी, मुझे ये तो मालूम है कि आप और आपका परिवार पल्लवी जी को लेकर बहुत परेशान है। इसीलिए आप पल्लवी जी के बारे में जितना कुछ भी जानते हैं बिना वक्त गवाए हुए मुझे सब सच का सच बता दीजिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश इस वक्त मत कीजिएगा, वरना हम पल्लवी जी को ढूंढने में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे।
पूछिए इंस्पेक्टर साहब, आप क्या जानना चाहते हैं मेरी बीवी के बारे में? रमन जी, आपकी उम्र 36 इयर्स और पल्लवी जी की उम्र 24 इयर्स। ये एज गैप आपको आज के जमाने के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं लगता? मेरा मतलब है कि आपने अभी हाल फिलहाल में 6 महीने पहले शादी की, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने इतनी देर से शादी क्यों की और आपकी पल्लवी जी से मुलाकात कब हुई? हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। पल्लवी और मैं एक मैट्रिमोनियल साइट पर मैच हुए थे। फिर उनकी फैमिली और हमारी फैमिली ने मिलकर पल्लवी के घर पर मिलने का प्लान बनाया। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, बहुत मजा आ गया। प्रजापति जी, वाकई आपका जोली नेचर है। अरे प्रोफेसर साहब, इनकी इतनी ज्यादा तारीफ मत कीजिए, वरना कल को ये सारे शहर में ढिंडोरा पीट देंगे कि हमारी पल्लवी का रिश्ता इनके जोवियल नेचर के वजह से हुआ है। अरे तो इसमें गलत क्या है? पल्लवी मेरी सबसे प्यारी भांजी है। जब वो पैदा हुई थी तो पूरे हॉस्पिटल में महीने लड्डू बटवाई थी। और हाँ, इसीलिए आज अगर उसका रिश्ता रमन बाबू से तय होता है तो पूरे इलाके में ढोल न पिटवा दूं तो मेरा नाम सुधीर प्रजापति नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरा भाई भी कोई कम थोड़ी ना है। मैंने तो कब से प्लानिंग की है, जिस दिन मेरे भाई को कोई लड़की पसंद आ जाएगी उस दिन मैं पूरे जोधपुर में जलसा करवाऊंगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई को कोई लड़की पसंद आती ही नहीं है। अब देखते हैं आपकी पल्लवी जी मेरे भाई को भाती भी है या नहीं। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, अगर आपको बुरा नहीं लगे तो अपनी होने वाली बहू को देखना चाहूंगी। जरूर जरूर जी, इसमें ऐतराज वाली कौन सी बात है? क्या बेटे, जाओ ना दीदी को बुला लाओ। जी पापा। अरे आप लोग और कुछ लीजिए ना। रमन बेटा, आप तो कुछ खाते ही नहीं हो, ऐसे कैसे चलेगा? मैं सब नहीं खाता हूँ। अरे पर ऐसे कैसे, कुछ तो खा लो बेटा। अगर आपको और कुछ पसंद है तो भी बताओ। रमन जी, चख लो। शादी के बाद हमारी पल्लवी आपको बिल्कुल भूखा नहीं रखेगी। खाने पीने तक तो ठीक है, बट हमारे साले साहब के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो, घर से भी बाहर से भी। अगर हम बात करें पिछले रिश्ते की, लड़की बहुत अच्छी थी, देखने में भी सुंदर थी, घर गृहस्थी भी ठीक संभाल रही थी, बट बाद में हमें पता चला लड़की को एक ईमेल करना तक नहीं आता है, तो हमने वो रिश्ता कैंसिल कर दिया। इन शॉर्ट हम आप लोग से ये कहना चाह रहे हैं, आपकी पल्लवी में ये सब गुण होना चाहिए ताकि हर एक परिस्थिति में हमारे रमन बाबू के साथ वो खड़ी रह सके। अजी देखिए, हम अपने मुंह से क्या तारीफ करें? आपको जो कुछ पूछना हो ना, आप पल्लवी से पूछ लीजिए ना। उस दिन पल्लवी को देखते ही पहली बार मुझे जिंदगी में प्यार का एहसास हुआ। तो इसका मतलब पल्लवी जी को आपसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी, ये जानते हुए भी कि आप दोनों में काफी एज गैप है, आगे चलकर मैच्योरिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं। मुझे मालूम था कि आप मुझसे बात को छुपाएंगे,
मगर इतनी जल्दी छुपाएंगे ये नहीं मालूम था। अब आप मुझे सच सच बता दीजिए कि पल्लवी जी ने कब आपको ये पहली बार एहसास दिलाया कि आपके और उनके एज में इतने बड़े डिफरेंसेस हैं। देखो पल्लवी, मैं समझ सकता हूँ आज की रात हम दोनों के बीच में जो होने जा रहा है या होने वाला है उसके लिए ना तुम कंफर्टेबल हो और ना ही मैं चाहता हूँ हमारे रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी दोस्ती ठीक तरीके से संभाल पाऊंगा या नहीं, लेकिन हाँ तुमसे ये वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश कंफर्टेबल रखने की पूरी कोशिश करूंगा। अननेसेसरी इस रिश्ते को स्ट्रेच नहीं करूंगा। हाँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ये हुई ना बेहतरीन रिश्ते की शुरुआत। अब इसी बात पर हम दोस्ती का पहला उसूल निभाते हैं, ट्रांसपेरेंसी। और इस ट्रांसपेरेंसी में हम एक दूसरे के साथ पानी की तरह साफ और ट्रांसपेरेंट रहेंगे। एक बात मुझे सच सच बताना, क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो? कोई बात नहीं, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं। शक्ल तो देखिए अपनी, डर से कैसे सहम गए आप। अरे अभी अभी आपने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और बिहेव कर रहे पति जैसा। जब आपने मुझसे दोस्ती की है तो आप बेझिझक मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं और जैसा कि आप चाहते हैं मैं पूरी सच्चाई के साथ उसका जवाब दूंगी। तो पूछिए ना, क्या पूछना था आपको? देखो, सच सच कहो, मैं तुम्हें पसंद हूं ना? तुमने अपनी पसंद से शादी किया ना? कभी ऐसा तो नहीं अपने परिवार के प्रेशर की वजह से तुमने शादी किया? देखो, मेरा तो मूड ही नहीं था शादी का। मेरे परिवार ने जिद किया तो मैं शादी के लिए राजी हुआ। तुमसे पहले कई लोगों ने मुझे मेरी एज की वजह से, मेरी लुक की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया।
मैं खुश हूँ कि आपने मुझे पसंद किया और आज भी मेरे साथ कमरे में मौजूद हो। इसलिए आज की रात ये जाना जरूरी है कि तुम इस रिश्ते से खुश हो, ये परिवार के प्रेशर से समझौता किया है। आपको नहीं लगता आपने ये सवाल करने में काफी देर कर दी? मुझे पता था मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं क्या राज है इस रिश्ते में, क्या हम दोनों खुश रह पाएंगे। अरे आप शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। और आज की रात आपने जो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, मैं बस उसी का मान रख के आपको इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने ना लाइफ में कभी कोई एडजस्टमेंट ना की है और ना ही आगे करूँगी। और रही बात मेरे पसंद की, तो हाँ, शुरुआत में कई सारे रिश्ते आए थे जहाँ लड़का बहुत हैंडसम और डैशिंग पर्सनालिटी का होता था, बिल्कुल वैसा जैसे मैं हमेशा सोचती थी। पर उनकी डिमांड्स और हमारी हैसियत ना कभी मैच नहीं हुई। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सिर्फ उसी लड़के को अपना जीवन साथी चुनूंगी जो मुझे बिना कोई शर्त के मंजूर करे। और फिर आप मिल गए और पापा ने कहा कि आप लोगों ने मुझे बिना कोई डिमांड के पसंद किए। बस तभी से आप मुझे पसंद हो। फिर नो मैटर्स आपके पास लुक्स हो या नहीं। और आज जब आपने दोस्ती वाली बात बताई तो मेरी बची कुची टेंशन भी आपने दूर कर दिया। इसीलिए आपके साथ साथ मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपके मन में खुद के लिए कभी कोई डाउट ना आने दूं और एक अच्छी बहू, एक अच्छी बीवी और क्या? माफ कीजिएगा रमन जी, आपकी कहानी सुनकर मुझे हंसी इसीलिए आ गई कि एक तो आपने बताया कि पल्लवी जी ने आपको और आपकी दोस्ती को बेझिझक स्वीकार कर लिया था, और दूसरी तरफ उन्होंने बहुत खूबसूरती से यह भी जता दिया कि आप उनकी एक्चुअल चॉइस नहीं बल्कि कंडीशनल चॉइस। इंस्पेक्टर साहब, रिलैक्स मिस्टर रमन, रिलैक्स। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए मिस्टर रमन, मैंने आपको वही बताया जो आपकी कहानी सुनकर मुझे लगा, और आपका रिएक्शन देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा तीर सही निशाने पर लगा है। एनीवेज, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा और उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब बहुत ही आराम से देंगे। आपने अभी अभी बताया कि पल्लवी जी की एक्चुअल चॉइस कुछ और थी, या यूं कहूं कि पल्लवी जी को जिस लड़के की तलाश थी, क्या वैसा लड़का आपने उनके साथ कभी देखा जो दोस्त से ज्यादा हस्बैंड से कम ना लगा हो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जो सुनना चाहते हैं वैसा नहीं। मेरी बीवी मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, 24 घंटे से मेरी वाइफ गायब है। अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बस आप मेरी बीवी को ढूंढ लीजिए। बस शशांक सर,
डॉक्टर रमन दीक्षित के दिए हुए स्टेटमेंट के आधार पे एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल करो। ओके। और मिसेज पल्लवी दीक्षित के फोटोग्राफ्स एंड डिटेल्स हेडक्वार्टर्स में सेंड करो और उसकी एक कॉपी मेरे केबिन में डालो। और हाँ, घर के बाकी सदस्यों के बयान भी दर्ज कर लेना। और हाँ मिस्टर रमन दीक्षित, ये इंश्योर करना आपका काम है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक ना तो आप और ना तो आपके घर का सदस्य इंक्लूडिंग नौकर चाकर एंड इन लॉज कोई भी सिटी छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? जी। और हाँ मिस्टर रमन, एक बात याद रखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो जुर्म के इर्द गिर्द घूमने वाला हर एक बंदा शक के तीर पे होता है। और दुआ कीजिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो शक कहीं सच ना साबित हो जाए। अगर सच निकला तो कोर्ट जाने की नौबत बाद में आएगी। मौत के दर्शन सबसे पहले मैं कराऊंगा। अरे भैया, वो पेन ड्राइव में सारा डेटा सेव हो गया? अरे कहाँ भैया, इतना काम है और लैपटॉप भी नहीं है। एक काम करो, आप शाम तक आओ। भैया जरा देख लेना, शाम तक हो जाएगा तो। हाँ हाँ हाँ, शाम तक हो जाएगा। सर। हाँ शशांक, बोलो। सर, अब तक हमने पल्लवी की मिसिंग रिपोर्ट उनके न्यू लेटेस्ट फोटो के साथ में डिपार्टमेंट में सर्कुलेट करा दी गई है। और ये रही उनके और उनके हस्बैंड की कॉल रिकॉर्ड्स। एनी लीड्स? जी सर, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग लीड मिली है। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में एक हाईलाइटेड नंबर है जो कहीं ना कहीं एक ही आदमी से जुड़ा हुआ है। अगर पल्लवी के कॉल रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो ये कई महीनों से रात के 9 बजे के बाद एक नंबर पर बात करती हुई पाई गई है। इनके गायब होने वाली रात को भी ये इसी नंबर पर बात कर रही थी, जिसका लास्ट लोकेशन वहीं के पास के इलाके में था। और सर, यही सेम नंबर मिस्टर रमन के कॉल रिकॉर्ड्स में भी पाया गया है। जब हमने इस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की तो ये किसी राकेश यादव के नाम पर सेव था। जरूर ये राकेश यादव इन दोनों पति पत्नी की कहानी से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। हो सकता है सर, मगर हमारी इंक्वायरी के दौरान इन दोनों के पर्सनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड से इस नाम का कोई भी बंदा ताल्लुक नहीं रखता। शशांक, जरूरी नहीं है जो लीड हमें हाथ लगी है वो राकेश यादव ही हो। आज के डॉक्यूमेंट फैब्रिकेशंस बहुत बढ़ गए हैं। लोग सिम खरीदते हैं और रजिस्टर गलत डॉक्यूमेंट से कराते हैं, जिसके कारण आज क्राइम रेट्स हमारे समाज में बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन हो ना हो, ये बंदा है अपने जरूर काम का। इसको ट्रेस करते रहो और देखो ये बहुरुपया किधर मिलता है जाकर। ओके सर। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। आपने जैसे कहा था ठीक वैसे ही मैंने इस मोबाइल का सारा डेटा इस पेन ड्राइव में सेव करवाया है। वेरी गुड। अब वैसे ही करो जैसा करते आए हो। मेरे स्कूल के बाद फोन और सिम दोनों डिस्पोज कर दो और एक नई आईडी से नया सिम लेकर हमेशा की तरह मेरे कॉल पे मिस कॉल करो और मेरे फोन का वेट करो। वो सब तो ठीक है, पर ये सब मुझे कब तक करना पड़ेगा? कभी किसी दिन में पकड़ा गया तो? तुम्हारी ये बकवास मैं आखिरी बात सुन रहा हूँ। इसके बाद अगर सवाल किया ना तो पुलिस के हवाले करूँ या ना करूँ तो मैं भगवान के हवाले जरूर कर दूंगा। टेलर तुम देख चुके हो, अब जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना, तभी हमारा राज राज रहेगा। ठीक है सर, हमने सस्पेक्टेड नंबर को ट्रैक कर लिया है।
ये नंबर लास्ट राजस्थान के भीमगढ़ में एक्टिव हुआ था और हमारी टीम सर इसे लगातार ट्रैक कर रही है। गुड। अब एक काम करो, तुम एक टीम लेकर भीमगढ़ के लिए निकल जाओ और उस सस्पेक्टेड नंबर्स की डिटेल्स निकालो एंड बी क्विक। ऐसा ना हो उसे हिंट लगे और सिटी छोड़कर बाहर निकल जाए। हमें इस राकेश यादव को कस्टडी में लेना बहुत जरूरी है। हो ना हो यही राकेश यादव हमें पल्लवी तक पहुंचाएगा। ओके सर। आपके सपने को साकार करने के लिए एक फिल्म की कहानी बहुत जरूरी होती है। एक नाम जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभर कर आया है, महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ लगातार नई कहानियां रची जाती हैं। MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, जहाँ सपनों को पंख मिलते हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म की दुनिया में एंट्री के लिए तैयार करते हैं। MFI बॉलीवुड कास्टिंग कंपनी, यहाँ का हर एक स्टार एक नई कहानी का हिस्सा बनता है। महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जहां हर किसी का सपना एक सच्ची कहानी बनता है। अपनी कहानी लिखें, अपने सपने साकार करें। कंप्लीट एडवांस्ड एक्टिंग ट्रेनिंग फॉर सिनेमा एंड थिएटर। MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट with 100% placement support since 20 years in Indian film industry. Join MFI, join Bollywood. 93247 54587. मुंबई, पुणे, कोलकाता, पटना, उत्तर प्रदेश। हाँ शशांक, बताओ क्या अपडेट है? सर अपडेट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव रिपोर्ट ये है कि जिस नंबर को हम ट्रेस कर रहे थे वो हमें मिल चुका है, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट ये है सर कि वो किसी अबांडेंड इलाके में मिला है और मुजरिम अभी भी हमारी गिरफ्त से बाहर है। अच्छा, ये तो सच में अच्छी खबर नहीं है। फिर भी तुम एक काम करो, वहाँ के लोकल सिम वेंडर को जाकर मिलो। अब पता करो ये सिम किसको अलॉट हुआ है, और जिसे भी अलॉट हुआ है उसका डिटेल उस वेंडर के पास जरूर होगा। वो डिटेल निकलवाओ। ओके सर। हाँ प्रशांत, ठीक है, थैंक यू फॉर अपडेट। कुछ भी अपडेट हो तो कीप मी पोस्टेड। ओके। आप
गया तो मैं कहीं के नहीं रहूंगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। कुछ तो करो ना सर, कुछ करो। चुप! तूने अपने गले में पुलिस का फंदा लगाया ना, ये अपनी बेवकूफी से लगा के रखा है। अरे कहाँ था मेरा बच्चा, कहाँ था कि अपना फोन और सिम डिस्पोज कर दे। लेकिन तूने, अरे तेरे अच्छे के लिए कहा कि पुलिस तुझे तेज करते हुए यहां तक आए, लेकिन तुझे ढूंढ नहीं पाए। कहा था ना? सर प्लीज कुछ करो ना, कुछ करना। एक काम करना होगा तुझे, जैसा मैं वैसा करना। मैं जैसे यहां से निकलता हूं ना, तू ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जा, और मैं तुझे नया फोन, नया नंबर कोरियर कर दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर दूंगा। और हाँ, मुझे फोन बुक से कॉल करना, और जब मैं कहूं तब करना। पुलिस हमारा नंबर ट्रेस कर रही है, इसलिए मैं यहां आने तक अपना फोन स्विच ऑफ किया है। सर वो सब तो ठीक है, पर मुझे कब तक ये अपनी पहचान छुपा के रखनी पड़ेगी? तब तक जब तक पल्लवी का केस पुलिस बंद नहीं कर देती है। अब हमारा ज्यादा देर यहाँ रुकना सेफ नहीं है। चल जा, जा। तू अभी तक मुझे पहचान नहीं पाया विपुल। तो कल भी चूतिया था और आज भी चूतिया बन गया। तुझसे ये पेन ड्राइव लेना बहुत जरूरी था। अगर पुलिस तुझ तक पहुंच जाती तो पल्लवी को बदनाम करने का प्लान चौपट हो जाता। अब इस पेन ड्राइव से मेरा प्लान कामयाब होगा। चूतिया आशिक। तुझे बोला था ना, जो मैं सोच रहा हूँ तेरे बारे में वो सच ना हो जाए कहीं। नहीं तो मैं तेरे जैसे मुजरिम को मौत की सजा तक पहुंचाता हूँ। और अभी तो ये शुरुआत है। मेरा बीपी और बढ़ा तो जैसे तूने अपने बीबी को मारा है और दुनिया को चुदिया बना रहा था कि वो गायब हो गई है, उसी तरह तुझे जिंदा इसी जेल में काट दूंगा। अब सही सही बता दे, तूने पल्लवी को क्यों मारा और कैसे मारा? अब तुझे दया भी नहीं आएगी, वो तेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। मुझे कोई तरस नहीं आया उसे मारने के लिए। और नहीं, मुझे दया आई ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट है। बताए क्यों? क्योंकि वो क्योंकि ये बच्चा मेरा था ही नहीं। क्या बोला तूने? हाँ, यही सच है। वो बच्चा किसी और का नहीं,
बल्कि मेरे लैब में काम करने वाला मेरा जूनियर विपुल का बच्चा था। अगर वो बच्चा विपुल बंसल का था तो तुम उसे पुलिस से क्यों छुपा रहे थे? बदला लेना चाहता था अपनी बीवी से, उसकी बेवफाई का हिसाब लेना चाहता था। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा और पल्लवी का एक मजबूत रिश्ता था। अगर ये रिश्ता मजबूत है तो फिर इस रिश्ते में दरार कैसी? जिस दिन से मैंने पल्लवी के आगे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, उस दिन से पूरी ईमानदारी के साथ उसे निभाया भी। उससे ज्यादा प्यार करता था मैं उससे। उसे जरा सी भी तकलीफ होती थी ना तो मेरी जान निकल आती थी। बस कभी रह जाती थी संबंध आगे बढ़ाने में। इन सब बातों से ये तो क्लियर है कि मामले की असली वजह क्या है। पर तू मुझे ये बता कि तेरे और तेरी पत्नी के बीच में ये विपुल बंसल की एंट्री कब और कैसे हुई, और ये भी बता कि तुझे कब पता चला कि तू इस बच्चे का बाप नहीं है बल्कि विपुल बंसल है। वो कहते हैं ना, जब इंसान का बुरा वक्त चलता तो अपने हाथों से खुद अपने संसार में आग लगा देता। ऐसा ही मैंने किया, अपनी बीवी को विपुल से मिलाकर। तो मुझे इतना खिलाओगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अरे आपको खाना खिलाना मेरा धर्म है, मैं तो आपको रोज ऐसे ही खाना खिलाऊंगी। ओह सॉरी सर, कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूँ। नहीं रुको रुको रुको। पल्लवी, ये है मिस्टर विपुल बंसल, हमें असिस्ट करता है। हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है इसने। हेलो मैम। चलो पल्लवी, मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। चलो। सर आपको एचओडी साहब ने बुलाया है। देखा तुमने, इसलिए मैं टिफिन पेट भर के खाने पाता हूँ। अरे आप काम पे फोकस कीजिए, मैं चली जाऊंगी। कैसे चले जाओगे तुम? ये अपना है ना विपुल, तुम भाभी को छोड़ने जाओ। पर सर मैं कैसे? कैसे? अरे आई बिलीव यू यार, तुम छोड़ दो। ये लो भाई, चलो। ओके बाय। बस वही सबसे बड़ी भूल थी मेरी। आज उसी की सजा भुगत रहा हूं। सजा भुगती कहाँ है तूने? सजा तो तुझे कानून देगा। और अब ये बता, तो तुझे ये कैसे पता चला कि पल्लवी तुझे चीट कर रही है? हेलो भाभी जी। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा वो सस्त मुर्गा अभी तक सोया नहीं क्या? अच्छा सुनो ना, आज रात फिर से मटन खाने का मन कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात आपने आपके हाथों से हमें खिलाया था। सच को भाभी जी, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। वो रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
जल्दी से ये बताइए, फिर कब आओ मैं चखने? डन। चूती के लिए तो मुझे अवॉइड करती थी यार। क्या कुछ नहीं दिया तुझे मैंने? किस बात की कमी रखी तुझमें? किस बात की कमी? औकात दिखा दिया तुम्हें? हाँ? कितना प्यार करता था तुझसे, हर चीज का आराम दिया तुझे, और तू मेरे सीने में खंजर मारती। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों किया? तुझसे तो बाद में निपटूंगा मैं। प्लीज प्लीज माफ कर दो, प्लीज 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 माफ कर दो, प्लीज। तुझसे बाद में निपटूंगा। प्लीज मैं भीख मांग, प्लीज। तू पहले इस चूतियों को फोन करके बुला यहाँ पर। बुला! बुला इस मादरचोद को। ले फोन ले। बुला। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती रमन घर पे, बट वो ना 2-3 दिन के लिए गांव जा रहे अपने मम्मी पापा के पास, तो तुम आ जाओ यहाँ पे आज रात 12 बजे। हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है भाभी जी, अब जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आपके अदाओं की एक झलक पाने के लिए हम जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं। जैसे नहीं रही। पहले जैसे नहीं रही मतलब? अरे क्या मतलब? मतलब तुम बाप बनने वाले हो। क्या क्या बकवास कर रही हो? मैं नहीं हूं इस बच्चे का बाप। क्या बोला? ये सब बकवास है। और नहीं तो क्या, तुम्हारे साथ 2 पल क्या बिता लिए, तुम अपनी परेशानी मेरे गले बांध रही हो। विपुल, इसे दोबारा बकवास मत कहना। मैंने तुम्हें अपने करीब आने दिया क्योंकि तुमने अपने गंदे इशारों में मुझे फंसाया। और मैं पागल तुम्हारे इशारों को प्यार समझ के बैठी। तुमने सब कुछ लुटा दिया, तुम मुझे ही गलत साबित कर रहे हो। अरे चल चल, गलत मैं नहीं, गलत तू है। पति के होते हुए तूने मेरे साथ संबंध बनाया क्योंकि तू इसके साथ खुश नहीं थी। जरूरी है तेरी किसी और घिनौने हरकत का नतीजा होगा क्योंकि तेरे पति से तो होने से रहा। वाह पल्लवी वाह, क्या सजा दी तूने इसको। ये हुई ना बीवी वाली बात। आई लव यू। पल्लवी ने तो तुझे तेरी गलती की सजा दी, लेकिन तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा इससे भी बदतर होगी। बताओ सजा क्या है?
रमन प्लीज 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 माफ कर दो मुझे प्लीज। जितना चूतिया बनाना था तुम दोनों ने बना लिया मुझे। अब मेरी बारी है। मैं इस वीडियो को इंटरनेट पे वायरल करूंगा। तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे। माफ कर दो मुझे प्लीज प्लीज। मेरे घर में घुसकर मेरा घर बर्बाद कर दिया। हाँ? जितना चूतिया बनाना था बना लिया। अब जैसा मैं कहूं वैसा करना, वरना यही ठोक दूंगा दोनों को। गुड शॉट पल्लवी। हैवानियत के भी ना जाने कितने रूप होते हैं, ये कोई समझ नहीं सकता। तुम्हारी पत्नी ने जो किया ये उसकी गलती थी, और तुमने जो किया ये उससे भी बड़ा क्राइम था। एक बात याद रखना, जुर्म का बदला जुर्म से नहीं लिया जा सकता। और तुमने जो जुर्म किया है उसकी सजाए तुम्हें मौत मिलेगी या आजीवन कारावास, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। मगर तुम्हारी सजा अभी से शुरू होती है, और वो भी आज और अभी से। क्या करेंगे? वही जो बोला था, नरक के दर्शन।